8वें दशक में सृजनात्मक लेखन प्रारंभ करके डॉक्टर अरुणा सीतेश ने हिंदी कथा लेखिकाओं के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। सहज शैली में बनते बिखरते पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भों का सजीव चित्रण उनकी विशेषता थी। तो आज सुनिए उनकी लिखी एक लंबी कहानी, चांद भी अकेला है। तो शुरू करते हैं कहानी। जिंदगी भी तो यूं ही क्षण क्षण रंग बदलती है। हमेशा की तरह ही संध्या की लालिमा गोधूली पर चढ़कर क्षितिज में बिखरी थी और हमेशा की ही तरह हंसते मुस्कुराते चांद सितारों को आता देख चुपचाप उस पार कहीं जा छिपी थी। फिर जाने कब आसमान में युद्ध ठन गया। शोले उगलती बिजली और मूसलाधार बरसते बादल और उनकी गड़गड़ाहट से भयभीत हो कांपते थरथराते दरवाजे और पर्दे। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। भाग भाग कर सब कमरों की खिड़कियां बंद की। शोर कुछ कम हुआ तो याद आया कि देर रात तक पढ़ते पढ़ते जाने कब सोफे पर ही आंख लग गई थी। याद आया निम्मी का चीखना चिल्लाना और उसको संयत करने के सबके विफल प्रयत्न। माँ थक कर सो गई थी। अंशु भैया भी अपने कमरे में चले गए। अगले ही माँ उन्हें प्रतियोगिता में बैठना है। मनपसंद अवसरी प्राप्त करने का फिलहाल एकमात्र अवसर। भाभी को शाम से ही सिर में दर्द था। बचा बस वो। नींद की गोली उसने किसी तरह निम्मी को खिला ही दी। काफ़ी देर की बहकी बहकी बातों के बाद किसी तरह निम्मी सोई तो ज़मीन पर यहाँ वहाँ बिखरी चीज़ें समेटने में ही उसे घंटा भर लग गया। यही दुख हुआ कि कांच की कोई चीज़ इस बार नहीं टूटी हुई थी। घड़ी 11 बजा रही थी। एक बार तो मन हुआ सो जाए। यह भी पढ़ाई शुरू करने का कोई समय है, या फिर कुछ देर बाहर छज्जे पर जाकर ही खड़ा हो जाए, देखे कि बेमौसमी बौछार सावन की रिमझिम से भिन्न होती है या वैसी ही। फिर मन को ठेल ठाल कर किताबों में लगाया। इस तरह सोने लगा तब तो हो लिया। एमए में 2 अंकों से प्रथम श्रेणी रह जाने पर क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा था। मौसेरे चचेरे भाइयों से कम नंबर लाने पर क्या उसे खुद को अच्छा लगता था? पर माँ को उसके बुरा लगने से अधिक चिंता दूसरों की बातों की थी। ये भी कोई डिवीज़न होती है? पैसे और समय की बर्बादी। इससे तो कोई डिप्लोमा कर लेना था। रात दिन एक करके लगना पड़ता है तब जाकर नंबर आते हैं। देखते नहीं हो भैया को अभी भी कैसे खटता रहता है? जानते हुए भी कि माँ को असल में किस बात का दुख था। वो झुलसती दोपहरी में गोमती के किनारे बैठा रहा था। तपती बालू थी कि बार बार मुट्ठी से निकल जाती। कुंती मौसी का जगत डॉक्टरी पढ़ रहा था और मौसी जब तब बेटे के स्वर्ण पदकों की चर्चा छेड़ देती। चाची के मुकुल ने 3 विषयों में विशेष योग्यता ली। ताऊ जी के गगन भैया इंजीनियरिंग कर रहे थे। शैलेश भैया सिविल सर्विस में थे। बच्चों का बखान होता तो माँ छोटी पड़ जाती। अंशु भैया पर ढेरों उम्मीदें केंद्रित हैं, सुंदर भविष्य से संबंधित उम्मीदें। पर वर्तमान को कैसे ठसके से सबके सामने रखें ये माँ नहीं समझ पाती। वो भी नहीं समझ पाता कि क्यों उसका मन पढ़ाई की किताबों से हटकर अंगड़ाइयाँ लेती अलसाई सुबह और थक हार कर घर लौटती संध्या के क्षण क्षण बदलते रूपों में अधिक लगता था। न ही ये बात वो माँ को समझा पाता। बाबूजी के समझने समझाने का तो प्रश्न ही नहीं था। एक निम्मी थी जो कभी कभी मौका मिलने पर उसके साथ बरसात में भीगती या किनारे खड़ी हो लहरें गिना करती। पर वो अध्याय तो कभी का खत्म हो गया। आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? माँ ने झिझोड़ा तो वो आँख मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। 8:30-9 बजे तक तो गाइड से मिलना है। भूखे जा रहे हो? प्लेट में डालकर फूंक फूंक कर चाय पीते देख माँ बोली। जल्दी आ जाऊँगा। वो कागज़ समेटते हुए भागा। रास्ते भर माँ की बड़बड़ाहट पीछा करती रही। भूखे पेट जाएंगे तो सिर में दर्द होगा कि नहीं? सब अपनी मर्जी के मालिक बने घूमते हैं, कोई कुछ कहने सुनने वाला ही नहीं। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों न लिया? मर्जी के मालिक। उमड़ते आंसुओं को रोकने के लिए उठा हाथ अनायासी माथे को सहलाने लगा। छूट भागने की कोशिश में निम्मी का सिर बड़ी जोर से उसके माथे से, जहाँ कल रात टकराया था, वहाँ अब एक बड़ा सा घूमर निकल आया था। वो तो अच्छा हुआ माँ की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो उसी को लेकर 2-4 बातें सुननी पड़ जाती। माँ भी क्या करें, वो जानता है उन्हें बुरा लगा है कि वो एक प्याला चाय पीकर चला आया। माँ भी जानती है कि उसे उठने में देर क्यों हो गई, अक्सर क्यों हो जाती है। वे जानती हैं शाम तक उसके सिर में दर्द जाएगा, जो 3-4 घंटे तड़पाने के बाद ही विदा लेगा।
बस माँ नहीं जानती तो ये कि करें तो क्या करें। कोई भी नहीं जानता। बात असल में बरसों पुरानी है। वो बहुत छोटा था जब निम्मी निशीत हुए। घर में सभी प्रसन्न, 3 भाइयों पर एक बहन। जुड़वा बच्चों की देख रेख में माँ का काम अवश्य बहुत बढ़ा, पर रक्षा बुआ तब यहीं थी, सो उन्होंने सब संभाल लिया। कितनी प्यारी बच्ची है। निम्मी को देखते ही हर किसी के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ता। गोल मटोल गुड़िया सी। बाबूजी कहते जरूर अपनी बुआ दादी पर पड़ी है, और तो घर में कोई भी इतना गोरा चिट्टा है नहीं। माँ को पूरा विश्वास था कि बिटिया अपने नाना पर गई है। बिल्कुल वही उठी नाक, वही तनी हुई भवें। एक जमाने में रंग भी बाबू का झक सफ़ेद हुआ करता था, अब तो जानो उम्र है, ढल गए हैं। निशीत को लेकर कोई विवाद न खड़ा हुआ। मरियल सा सूखा सिकुड़ा, उस पर हद दर्जे का उद्यमी कोई ना कोई नया उपद्रव हर दिन मचाए रहता। उसकी शरारतों से नाक में दम आ जाता तो सभी कहते, कोई कहेगा दोनों हम उम्र हैं, ये एक शैतान की दुम और एक वो राजकुमारी। निम्मी सूरत से ही नहीं, आदतों से भी राजकुमारी लगती। जिद तो थी बस एक, अपने शिशिर भैया की छाया बनकर डोलने की, और वो भी तो उसके बिना रह नहीं पाता था। कभी उसे कंधे पर चढ़ा रहा है तो कभी मशक बना रहा है, कभी उसके लिए घोड़ा बन रहा है तो कभी कुत्ते बिल्ली की आवाज़ें निकाल रहा है, और वो ताली बजा बजा कर हंस रही है, नाच रही है। क्या बच्चा बना फिरता है, माँ टोकती। कोई कहेगा 5 साल बड़ा है उससे। वो और ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करता, निम्मी और ज़ोर से किलकती। माँ को और कुछ समझ नहीं आता तो मुट्ठी भर मिर्चें उन दोनों पर घुमाकर अंगीठी में डालाती। कौन नज़र लगा दे, मन का हाल मुंह पर लिखा होता है क्या किसी के। अंशु भैया ठहरे पूरे पढ़ाकू, क्लास में हमेशा अव्वल आने वाले। उसे तो आज तक यही हैरानी है कि डॉक्टरी में उनका दाखिला हुआ कैसे नहीं। कोई भी तो ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब वे न जानते हों। पर भगवान की लीला, इम्तिहान दे देकर हार गए। दाखिला नहीं होना था सो नहीं हुआ। बच गए बरखुरदार, वरना रात दिन लोगों का खांसी जुकाम ही ठीक करते रह जाते। बीवी बच्चों का मुंह लटका ही रहता सो अलग। रक्षा बुआ के डॉक्टर साहब ने समझाया था। माँ बाबूजी को भी लगा था भगवान ने जानबूझकर अंशु का दाखिला नहीं होने दिया, क्योंकि उसकी किस्मत में तो अफसरी लिखी है। भैया भी कमर कसकर घर का नाम रोशन करने में लग गए। इर्द गिर्द फैले मोटे मोटे पोथों का कमाल था, या नाक पर चढ़े मोटे चश्मे का, कि छोटे भाई बहन के लिए वे आदरणीय तो बहुत बने, आत्मीय उतने नहीं। उम्र का अंतर यद्यप इतना नहीं था, उससे तो केवल 3 ही वर्ष बड़े थे वे, पर स्वभाव में दोनों भाइयों को देखने वाले पूरब पश्चिम बताते। जिस समय वे किताबी गुत्थियाँ सुलझा रहे होते, शिशिर उसी मनोयोग से चांद सितारों को अपने नगमे सुनाता। 17 साल की उम्र में अपनी एक कविता एक प्रतिष्ठित पत्रिका में छपी पाकर वो उसी तेजी से माँ के पास दौड़ आया था, जिस तेजी से अंशु भैया कभी डिबेट वगैरह में पदक लेकर आते थे। अगले दिन निम्मी चुपचाप उस अंक को बस्ते में रखकर स्कूल ले गई थी। 12-14 बरस की लड़कियां कविता तो क्या समझती, पर अपने प्यारे भैया की फ़ोटो दिखा दिखा कर सब पर निम्मी ने रौब खूब झाड़ा था, और शाम को उससे चॉकलेट भी झटक ली थी। वाह, कविता मैं लिखूं, चॉकलेट भी मैं ही खिलाऊं, वो बोला था। अभी केवल एक कविता है, इसलिए एक चॉकलेट लेकर माफ़ कर दिया। किताब छपेगी तब जितनी कविताएं होंगी उतनी चॉकलेट देनी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो हमें क्या ऐसा वैसा समझा है। महाकवि शिशिर कुमार की बहन हैं हम, इकलौती बहन। निम्मी अपनी दोनों चोटियों को आगे डालकर इतराई थी। पगली, बहन को सीने से लगाते हुए उसकी आंखें भर आईं। मुझे इसी का डर था। बाबूजी ने कविता पढ़ना तो दूर, पत्रिका देखे बिना ही माथा हथेलियों में थाम लिया। अभी छोटा है, कर लेने दो शौक, क्या हरज है। उम्र आने पर अपने आप सब दीन दुनिया की अकल आ जाएगी, माँ ने समझाया। तुम्ही ने शह दे देकर बिगाड़ा है। मैं शुरू से डॉक्टर प्रवीण से इतना मेलजोल बढ़ाने के खिलाफ था। तुम तब यही कहती रही, बच्चा है बच्चा है। पता नहीं तुम्हारा बच्चा कब बड़ा होगा भी या नहीं। बाबूजी ने बचपन में एक ही सपना संजोया था, फौज में जाने का। ठक ठक करते बूट, चुस्त वर्दी, तना हुआ सीना, शरीर, बात ही कुछ निराली होती है। भर्ती के लिए बुलावा भी आ गया। घर वालों ने कप्तान साहब कहना शुरू कर दिया। बाबूजी की मूछें खुद ब खुद ऊर्ध्वगामी होने लगीं, जिनके किनारे पकड़कर वे जब तब उमेठा करते। पर ऐन मौके पर मेडिकल में कोई गड़बड़ निकल आई। किसी ने सिर ही काट कर फेंक दिया होता तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ ना होती। जहाँ मुंह से बोल फूटे बाद में सुनने वाले का हाथ पहले ही सिर की तरफ पड़े, राइट सर।
हर बाप की तरह अपने अपूर्ण सपने को संतान में पूरा होते देखने की लालसा बाबूजी में भी जागी थी। कप्तान साहब न सही, कप्तान साहब के बाप तो बन सकते हैं। गर्दन एक बार फिर तनने लगी। वाह रे कलजुगी संतान, होश बाद में संभाला, सपने पहले ही देख डाले। दो सपने एक आंख में कैसे ठहर पाते। जवान सपने ने देखते ही देखते पूरे का पूरा आकाश ढक लिया। अधेड़ सपना कुछ दिन तड़पा कल्पा, फिर बुजुर्गाना ढंग से हमारा क्या है ऐसा ही सही कैसे अंदाज में हाथ घुमाकर वापस पनीली आंखों में लौट गया। पर सपनों की एक बहुत बुरी आदत होती है, न खुद चैन से बैठते हैं न बैठने देते हैं। बाबूजी का सपना भी ऐसा ही था। बड़े लड़के ने नकार दिया तो मजले के आसपास मंडराने लगा। बाबूजी समझते रहे। उनके लंबे लंबे उपदेशात्मक भाषणों को हुंकार दे देकर गर्दन हिलाकर सुनने वाला बेटा जरूर एक दिन उनके नक्शे कदम पर चलेगा। पक्की मूछें फिर फड़कने लगीं, सपनों में फिर कोपलें फूट गईं। सपना भले ही पगला हो, अनुभवी आंखें पगली नहीं होती। बात एक कविता की नहीं थी, कविता में बंधते फैलते आकाश की थी। माँ के लिए ये बचपना था, किशोर मन की दीवानगी जो खुद ब खुद जिंदगी के ठोस धरातल पर उतरते ही दम तोड़ देगी। फिर बेकार उसे कुचलने की तोहमत अपने सिर क्यों लें। माँ सपने नहीं देखती थी। मन इस योग्य होता उसके पहले उन्हें बाजे गाजे के साथ एक डोली में बिठाकर दो सुदृढ़ सुयोग्य हाथों में सौंप दिया गया था। उनका सपना उनकी आंखों ने नहीं, उनके माँ बाप की आंखों ने देखा था। एक सीधा साधा सपना, एक अदद घर, एक अदद पति और कुछ एक बच्चे। इससे आगे या अलग बढ़ने की ना उन्हें फुर्सत थी ना इजाज़त। ब्याह में आसानी होगी का विचार करके ही नाना नानी ने उन्हें गाना सिखाने की सोची थी। भला वो मास्टर राधे श्याम का, जिन्होंने मोहन प्यारे को जगाने के साथ ही माँ के मन में भी संगीत की अलग जगा दी थी। तो बस शौक के नाम पर एक हारमोनियम ही था जिसको माँ हर रोज़ यत्न से झाड़ती पूछती और मन होता तो अक्सर छेड़ भी देती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इससे अधिक दुनिया ना उन्होंने देखी जानी थी, ना देखने जानने की आवश्यकता समझी थी। बाबूजी जानते थे मन जिस भी आकाश में चांद सितारे एक बार टाँक देता है फिर बस उसी का होकर रह जाता है। और चांद सितारे टाँकने के लिए कौन सी उम्र छोटी कौन सी बड़ी। अपना आकाश नोच लिए जाने की व्यथा भी वे समझते थे। बच्चों के चांद सितारों से अपना सपना सजाएं तो कैसे। बच्चे भी तो उनका एक सपना ही थे। सपने से सपना कैसे लड़ा दें। उन्होंने चुपचाप अपना आकाश समेट लिया। सिमटे आकाश में बंद सपने की छटपटाहट पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि एक और हादसा हो गया। 27 मई की वो भयावह रात। निम्मी कई दिन से बीमार चल रही थी। परिवार के डॉक्टर अस्थाना साहब मौसमी बुखार की दवा दे रहे थे, पर बुखार था कि घटने की जगह बढ़ता ही जाता। अस्थाना साहब की सलाह पर डॉक्टर मुकेश को बुलाया गया। उनके हुनर की उन दिनों बड़ी चर्चा थी। उनके हाथ का कमाल था या इंजेक्शन का कि 4 सुई लगते ही बुखार भी कम होने लगा और छटपटाहट भी। निम्मी शांति से सो गई। डॉक्टर हो तो ऐसा। माँ ने सब आए गयों को बताया। नब्ज देखते ही मर्ज पकड़ लिया, जैसे उनकी शक्ल देखकर ही बुखार भाग गया हो। देखने में कितनी छोटी उम्र के लगते हैं, पर कमाल है, 4 दिन से लड़की तड़प रही थी। पूरे 1.5 दिन निम्मी सोती रही। डॉक्टर मुकेश की कड़ी हिदायत थी कि मरीज को सोने दिया जाए। इन दवाइयों से नींद आएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। 27 मई को आधी रात का समय रहा होगा। अजीब सी चीख चिल्लाहट से दालान भर गया। नींद में बदहवास से सब उठकर भागे। वे पड़ोसियों की तरफ और पड़ोसी उनके घर की तरफ। नहीं, कहीं कोई चोर उचक्का नहीं था। काफ़ी देर आंखें मलने पर माजरा समझ में आया। निम्मी गेट के बाहर सड़क पर खड़ी जाने क्या अंट संट बोले जा रही थी। कोई डरावना सपना देख लिया होगा। माँ भागती सी बाहर पहुंची थी, पर उसने उनका हाथ यूं झटक दिया जैसे पहचानती ही ना हो। अंशु भैया और वो जबरदस्ती उसे घसीटते हुए अंदर ला पाए थे। जाने कहाँ की ताकत आ समाई थी उस कमज़ोर से शरीर में। वो शेष रात जागते ही बीती थी। वही नहीं, उसके बाद की हर एक रात। कुछ अभिशप्त लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके भी जागते हैं। निम्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया। 1 2 3 4 डॉक्टर पर डॉक्टर आते और सिर हिलाकर चले जाते। अब कुछ नहीं हो सकता। शहर में उन दिनों एक अजीब सी बीमारी फैली थी। भले चंगे व्यक्ति को अचानक तेज़ बुखार, जो उसका कोई ना कोई अंग लेकर ही जाता। अखबार में खबर आई थी कि 4 लोगों की आंखें इस रहस्यमय प्रकोप की भेंट चढ़ गईं। डॉक्टर न इसका कारण समझ पाए न उपचार।
निम्मी का दिमाग भी इसी चपेट में आया था। डॉक्टरों का कहना था उसकी सोचने समझने की शक्ति चली गई है। मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं पूरी तरह बेकार हो गई हैं। उनके पास जो इलाज था वे कर चुके। थोड़ा पहले दवा दी जाती तो शायद। हालत में सुधार समझकर जिस निद्रा का घर वाले स्वागत कर रहे थे वही उसे हमेशा हमेशा के लिए लाइलाज बना गई। फिर शुरू हुआ एक लंबा सिलसिला अस्पतालों, मना चिकित्सकों का, हकीमों वैद्यों का, ओझाओं तांत्रिकों का, बाबा महात्माओं का, जप तप का, दान धर्म का। हर बार नई उम्मीद लेकर चलते, हर बार मृग मरीचिका का चक्कर लगाकर लौट आते। शाम ढले रीते के रीते, चेहरे कुछ और क्लांत, आवाज़ कुछ और पस्त। शुभ चिंतकों को कुछ नहीं सूझा तो डॉक्टर मुकेश से हर्जाना मांगने की सलाह ही देने लगे। फूल सी बच्ची बर्बाद कर दी, अपनी लापरवाही की सजा तो भुगते जरा। बच्ची की जिंदगी लौट आएगी फिर? बाबूजी के प्रश्न पर सबके चेहरे लटक गए। खेल तो सारा अपनी तकदीर का है, किसी दूसरे को क्या दोष दें? जो लिखा कर लाए हैं वो तो भोगेंगे ही। माँ की निरीहता के आगे तर्क की गुंजाइश नहीं थी। रक्षा बुआ के ससुर तो हाई कोर्ट में वकील थे, उन्होंने हर्जाना दिलाने की गारंटी दी। बेजान मुकदमों तक में तो मुवक्किलों को जिता दिया है, आपका तो फिर पुख्ता केस बनता है। एक जिले में डॉक्टर छोकरा हार जाएगा, टे न बुलवा दी तो कहिएगा। पर खुद से हारे लोग दूसरों को हराने की हिम्मत कहाँ से लाते? बहू, सुनते हैं कमंडल वाले बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों के हाथ में यश होता है। कमला की जिठानी का लड़का तो तुम जानती हो, स्कूल के नाम से रोने लगता था। बाबा जी ने न जाने क्या मंत्र फूका कि अब हाथ से किताब छुड़ा कर तो देख लो। ताई जी के पास बाबा जी के चमत्कारों की लंबी सूची थी। हमें तो कोई उम्मीद नहीं रही जीजी, माँ नाक सुड़कते हुए बोली। ऐसी ही तकदीर होती तो ये गाज गिरती ही काहे को? क्या कुंदन सा रंग था, हाथ लगाओ तो मैला, और एक अब देखो तो कलेजा मुंह को आवे। जी छोटा ना करो बहू, उसके घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। मेरा दिल कहता है बाबा जी का आशीर्वाद अपनी बिटिया को जरूर फलेगा। बात इतनी आसान थी क्या? बाबूजी ने 2 चपरासी साथ किए, तब कहीं निम्मी को पकड़ बांध के ले जाया गया। जाते ही माँ और ताई जी उनके चरणों में गिर गईं। आपका ही आसरा है प्रभु। बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा, बार बार निम्मी के सिर पर हाथ फेरा, पर कोई भी तो आशीष नहीं फला। एक उम्मीद और टूटी। क्यों बहू, निशीत को हमारे साथ ना भेज दो? यहाँ बेचारे की क्या पढ़ाई हो पाती होगी? अपने समीर के साथ ये भी स्कूल चला जाया करेगा। क्यों जी, ठीक नहीं है क्या? ताई जी आसानी से हारने वाली नहीं है। ठीक नहीं, बहुत ठीक है। ताऊ जी शायद पहले ही उनसे इस विषय में बात कर चुके थे। आप अपनी परेशानी देख लीजिए दद्दा, भले मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है। मेरे लिए तो अच्छा ही है, आपके संरक्षण में रहेगा तो कुछ बन ही जाएगा। यहाँ रहकर तो कोई उम्मीद है नहीं। बाबूजी थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहकर फिर दौरे पर निकल गए थे। आजकल हर तीसरे दिन वे दौरे पर जाते हैं, घर से दूर रहने के लिए या शायद पैसा बनाने के लिए। पैसा भी तो अब ढेरों चाहिए, क्या पता इलाज कितना लंबा चले, जीवन भर चलता ही रहे। उन्हें यह भी लगने लगा था कि बिटिया ही नहीं, मंझले बेटे से भी वे लगभग हाथ धो बैठे हैं। कविता रोटी दे सकती है? उन्होंने एक बार अचानक सवाल किया। बहुत से जवाब दिमाग में उभरे जिन्हें वो दबा गया। बरसों पहले की वो शाम शिशिर कभी नहीं भूल पाता। कॉलेज में कवि सम्मेलन होने वाला था। डॉक्टर प्रवीण ने कहा शुरुआत अपने 2-3 छात्रों से करेंगे। दूर दूर से कविगण बुलाए गए थे। कई दिन की मेहनत के बाद उसने एक कविता लिखी। उसे तरह तरह से गाने की कोशिश कर रहा था कि बाबूजी तेजी से भीतर आए। इसी सब में समय बर्बाद करने को जाते हो कॉलेज? पढ़ाई में इसका आधा भी चित्त नहीं लगता। वो कुछ समझे इसके पहले ही कविता चिंदी चिंदी होकर खिड़की की राह सड़क पर जा चुकी थी। वो स्तब्ध निशब्द बैठा रहा, फिर पैर धीरे धीरे बाहर निकल गए। यहाँ वहाँ निरुद्देश घूमकर रात को जब घर पहुँचा तो सब सो चुके थे। केवल निम्मी अपने कमरे में बैठी टेबल लैंप की रोशनी में कुछ कर रही थी। उसे देखा तो खिल उठी। कहाँ चले गए थे भैया बिना बताए? उसने कागज़ आगे बढ़ा दिया। एक पन्ने पर शाम वाली कविता की चिंदियाँ चिपकी हुई थीं, बीच बीच में 2-3 अनलिखे कोरे टापू। और टुकड़े मिले ही नहीं। बहुत देर ढूंढा मैंने, पर ये तो आसानी से भर जाएंगे, है ना भैया? घोर अपमान को पीकर भी शुष्क रहने वाली आंखें जवाब में बुरी तरह बरसीं और बरसती ही रहीं। मन में कई दिन तक रह रहकर घुमड़ता रहा था कि उस दिन गोमती की लहरों का निमंत्रण ठुकरा कर गलत नहीं किया।
इज्जत की ज़िंदगी जीनी है तो टॉप पर रहना पड़ेगा, भैया ने कई बार समझाया। टॉप पर कितने आ सकते हैं? बाकी सब? शिशिर ने कहने भर के लिए कहा। बाकी सब? भैया ने एक अजीब सी हंसी हंसकर पूछा। उनकी ज़िंदगी को ज़िंदगी कहते हो तो ठीक है, वे जीते नहीं मेरे भाई, घिसटते हैं समाज के सीने पर बोझ बनकर, साल दर साल मरने तक। पढ़ता तो हूँ, आप देखते ही हैं। शिशिर ने व्यर्थ के विवाद को खत्म करने के लिए भीतर सिर उठा रहे प्रश्न को वहीं दबा दिया। समाज का क्या है? मुट्ठी भर आप या लाखों करोड़ों वे जिन्हें आप बोझ समझते हैं, अपाहिज समझते हैं। पढ़ते नहीं हो, कहो कविता करते हो, कच्ची उम्र में मिली वाहवाही तुम्हारे सिर चढ़ गई है। पर याद रखो, कविता कभी किसी की रोजी रोटी नहीं बन सकती। आजकल भैया और बाबूजी एक सी भाषा बोलने लगे हैं। ऐसे लोगों से बात की जा सकती है? कहा जा सकता है कविता रोटी नहीं, इंसानियत देती है। सड़क किनारे करा रहे अजनबी को पानी पिलाने का मन देती है। पेट तो सभी भर लेते हैं, पर पेट पेट के भरने में बहुत अंतर है। यही तो भैया कहते हैं। आजकल उन्हें उसकी रोजी रोटी की कुछ अधिक ही चिंता हो गई है। एक लगभग लाइलाज बीमारी से ग्रस्त बहनी क्या कम थी उनके सुमधुर भविष्य की कल्पना में ग्रहण लगाने के लिए। उस पर जवान भाई भी अगर यहाँ वहाँ बिखरे कंकालों के पिचके पेट और वीरान आंखों में जीवन का उद्देश्य खोजने लगे, तब तो हो लिया। किसे किसे संभालेंगे वे अकेली जान? वो समझ नहीं पाता कविता का संबंध ये लोग बेकारी अथवा गरीबी से किस आधार पर जोड़ रहे थे। उसने तो अपनी समझ में कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश नहीं की, और निम्मी की दर्दनाक बीमारी के बाद तो वो अपने को घर से, घर के दायित्वों से और भी जुड़ा हुआ महसूस करता। निम्मी को समय पर दवा देने का काम उसने कहकर अपने ऊपर लिया था। पुचकार कर, दुलार कर वो उसका मन भी इधर उधर लगाने की कोशिश करता। उस दिन बाबूजी की कुछ दोस्तों की दावत थी। गणेशी को शाम से ही बुखार चढ़ गया। मेहमानों के चले जाने पर बर्तनों का ढेर लेकर माँ बैठी तो वो भी पटरा लेकर आ गया। मैं मांजता जाऊँगा, आप धो दीजिए, जल्दी काम हो जाएगा। चल हट, बड़ा आया जल्दी कराने वाला, ये तेरे बस का नहीं है, छोड़ छोड़, अभी पता चला जाता है बस का है कि नहीं, उसने पतीला रगड़ते हुए कहा। क्यों हाथ गंदे करता है रे? हार कर माँ बोली। आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, घर में और भी तो हैं, तुझे मेरे हाथों की क्या पड़ी है? फिर तो ये एक नियम सा बन गया। गणेशी जब भी बीमार पड़ता या छुट्टी जाता, माँ के सभी कामों में वो हाथ बटाता, दाल चावल बीन देता, पूड़ी तल देता, प्लेटें पोंछ कर मेज पर लगा देता। पिछले जन्म में तू जरूर मेरी बेटी रहा होगा रे। कहते कहते निम्मी के कमरे की तरफ आंखें घुमाकर माँ अचानक गंभीर हो उठती। एक दिन उसे बर्तन मांजते देखकर बाबूजी बोले थे, तुम इसी लायक हो बेटा। कोई ढंग का काम तो होता नहीं इनसे। जब तक बाप खिला रहे हैं तब तक रिसर्च के बहाने ऐश हो रहा है। अल्मोड़ा में अच्छी खासी 700 रुपये की नौकरी मिल रही थी, वहाँ तो गए नहीं और ये रिसर्च हो रही है। वो आंसू के घूंट पीकर रह गया। माँ ने तो हमेशा की तरह उनकी बात को अनसुना कर दिया। बाबूजी झुंझलाते हुए दूर चले गए। इन दिनों हर आने जाने वाले के सामने बाबूजी महंगाई के साथ साथ शिशिर की बेकारी की भी चर्चा छेड़ देते। बराबर का लड़का एमए पास करके भी हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे तो बुरा नहीं लगेगा। मिसिर काका ने एक दिन सुना तो कहने लगे, अल्मोड़ा में एक नया स्कूल खुला है, हमारे फूफा के सगे भतीजे प्रिंसिपल लगे हैं, वहाँ तो जब कहो तभी फिट करवा दें। बचवा एक अर्जी पर लिख कर दे दें, बाकी सब हमारे जिम्मे। बाबूजी गदगद, इसे कहते हैं दोस्ती। 10 जनों से कहा पर बचपन का दोस्ती काम आया ना। लेकिन शिशिर ने सुनते इनकार कर दिया। वो आगे ही पढ़ना चाहता था, रिसर्च करना चाहता था। स्कूल के बच्चों से माथापच्ची उससे ना हो सकेगी। बाबूजी बहुत भुनभुनाए, आगे पढ़ के कौन सा तीर मार लोगे? इतना ही पढ़ाई का शौक़ था तो फर्स्ट क्यों ना आ गए? सीधे यूनिवर्सिटी में ही लग जाते। अस्थाना का लड़का लगा ही है, और फिर रिसर्च का क्या ठिकाना? चाहो तो 10 बरस खींच दो। जी हाँ, 10 बरस खींच दो, जैसे उसे तो अपने भविष्य की चिंता है ही नहीं। माँ ने दबी जबान से 1-2 बार कहा, हाथ में आई चीज़ को ले लेने में क्या हर्ज है बेटा? जिस दिन मनपसंद नौकरी मिले छोड़ देना। 700 रुपये ही हाथ में आए तो क्या बुरा है? तुम्हारे खर्चे ही निकल आएंगे। इन्हें खर्चे की क्या फिक्र, जब तक बाप जिंदा है। बाबूजी ने फिर फुफकारते हुए कहा। अंशु ने भी तो देखो हाथ में आया काम पकड़ ही लिया, कंपटीशन में आते ही छोड़ देगा। माँ ने फिर समझाया। अंशु भैया की बात और थी, अपने शहर के कॉलेज की नौकरी, वो भी एफजी में। घंटे 2 घंटे पढ़ाया और आ गए। हाजिरी लगाकर भी छोड़ दें तो किसे इतनी फुर्सत की कुछ कहे सुने।
जब से ये नौकरी मिली अंशु भैया भी मौके बेमौके एक आध भाषण झाड़ देते। ऐसे खाली हाथ बैठने से कैसे चलेगा? तुम्हें माँ बाबूजी का भी कुछ ख्याल करना चाहिए। निम्मी की हालत देख ही रहे हो, हाथ में आई लक्ष्मी ठुकरानी नहीं चाहिए। वैसे तुम खुद समझदार हो। शायद बाबूजी और भैया का डर उसके नज़रियों को लेकर रहा हो। फटी बिवाई और खुरदरे हाथों से नफरत किए बिना वो उस तंत्र का भाग कैसे बनेगा जिसका फौलादी सीना दूसरे के आंसुओं को भी भुना डालने में सक्षम हो। रिक्शे वाले के 1 रुपया मांगने पर 1.25 रुपया थमाने की उसकी नादान हरकत या पुल आने पर रिक्शे से उतर जाने की मूर्खता सबको उसके भविष्य के प्रति संशय से भर देती। रोटी कपड़ा भर पा लेना ही तो ज़िंदगी नहीं है, उसे कुछ और के लिए ही जो जीवन को सही अर्थों में जीने लायक बनाता है। माँ भाभी को घर में लाई थी। ज्योतिषी महाराज ने भृगु संहिता देखकर बताया था कि भैया की जन्मपत्री में राजयोग तो बनता है पर लाभेश और धनेश दोनों सप्तम भाव में पड़े हैं, अर्थात पत्नी के आने पर ही भाग्योदय होगा। पत्नी के देहरी लांघते ही शुभ समाचार मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। बरसों से रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, व्यापार में लाभ होगा, दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी, अचानक विपुल धनराशि की भी प्राप्त हो सकती है। भैया पढ़ाई खत्म होने तक किसी भी हालत में शादी करने के पक्ष में नहीं थे। पढ़ाई खत्म होने तक क्या नौकरी लगने तक बाबूजी भी नहीं। पर इतना कुछ हाथ आ जाने या हाथ से निकल जाने का सवाल था कि खतरा किसी भी हालत में लेना उचित नहीं समझा गया। तू क्यों फिक्र करता है, बहू हमारे पास रहेगी। तू जैसे अब पढ़ता है वैसे ही तब भी दीन दुनिया को भूलकर पढ़ता रही हो, माँ ने समझाया। भैया को मानना ही पड़ा। आखिर भृगु संहिता में झूठ तो लिखा नहीं हो सकता और बांटने वाले भी तो कोई ऐसे वैसे नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं किस्मत पढ़वाने। बाबूजी पहुँचे तो देखते ही कह दिया, आइए आइए, आप ही का इंतज़ार था। सुबह से ही हमारी दाईं आँख फड़क रही थी आप जैसे महापुरुषों के दर्शन को, तो आजकल तरस जाते हैं। वाह, जिंदगी भर औरों को देते ही रहे, लिया कुछ नहीं, तभी तो चेहरे पर कैसा विलक्षण तेज है। आह, कैसा उन्नत ललाट। ऊंचे ओहदे पर तो जरूर हैं, पर जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँचे। इस दुनिया में अब गुणों के जौहरी बचे ही कहाँ हैं। वाह रे कलयुग, देवता सरीखे पुरुष को भी पग पग पर बाधा। संतान का भविष्य जानने आए हैं, पर अब क्या, सब चिंताएं चित्त से बाहर निकाल फेंकिए, आप सही जगह पहुँच गए हैं। बाबूजी भौचक, झट रुमाल से मुंह पोंछा। कहीं ये सब किसी ने उनके चेहरे पर तो नहीं लिख दिया था। पंडित जी का कमरा कागजों से भरा था, पर सिद्धि हो तो ऐसी। 5 मिनट हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ मनन किया और छत को छू रहे ढेर से खींच लाए सही कागजों का पुलिंदा। दफ्तर में एक कागज ढूंढने में घंटों लग जाते हैं। सिद्ध पुरुषों की माया है, बाबूजी मन ही मन सोचते रह गए। 2.5 घंटे तक बाबूजी कान बने सुनते रहे। ऐसी ऐसी बातें बताईं जिनका पता स्वयं बाबूजी को ही नहीं था। बाबूजी तो ऐसे चमत्कृत हुए कि लौटने लगे तो पूरा पर्स ही उनके चरणों में उलट दिया। ऐसे पुण्यात्माओं के दर्शन रोज रोज नहीं होते। वारे पंडित जी, एक भी पैसा रखने से साफ इनकार कर दिया। पैसा बनाने के लिए थोड़े यहाँ बैठे हैं, दीन दुखियों की सेवा की इच्छा है, सो जब तक प्रभु की कृपा रहेगी करेंगे। भगवान के नाम पर पैसा लेना, हरे राम हरे राम। बाबूजी ने किसी तरह कह सुनकर दिए तो उन्होंने कोने में रखी एक तिजोरी की तरफ इशारा कर दिया। अच्छा तो उसमें डाल दो, दया धर्म में लग जाएगा, हम तो छू नहीं सकेंगे इस पैसे को। माँ को तो मनमानी मुराद मिल गई। उस दिन मीरा का एक एक भजन उन्होंने गा डाला। घर का कोना कोना जैसे भक्तिमय हो उठा था। भाभी आई तो लगा घर की हंसी खुशी में और 4 चांद लग गए। हंसी खुशी में ही नहीं, घर में भी। रईस पिता की आखिरी संतान, भाभी के पापा ने दिल खोल कर दिया लिया, सबकी अपेक्षाओं से भी अधिक। किसी को भी भृगु संहिता वाले पंडित जी की सच्चाई में संदेह नहीं रहा। कार दरवाजे पर आकर रुकी ही थी कि खबर आई कि बरसों से चल रहे गांव की जमीन वाले मुकदमे में हाकिम ने फैसला दे दिया पक्ष में। दुश्मन ने मुंह की खाई। माँ ने तुरंत 10 रुपया भाभी पर न्यौछावर किया। बहू का पैर घर के लिए शुभ घड़ी में पड़ा है, साक्षात लक्ष्मी आई है। खुशी में माँ इस बार शायद मिर्चें आग में डालना भूल गईं, या शायद पंडित जी ही भृगु संहिता के कुछ एक पन्ने एक साथ उलट गए थे। भाभी को आए 5 महीने भी तो पूरे नहीं हुए थे कि घर को दुर्दिन की काली घटाओं ने घेर लिया। दुनिया का सूरज हर शाम छिपता और अगली सुबह फिर उगाता। उनके घर का सूरज हमेशा की तरह एक सांझ को डूबा तो काली अंधियारी में रास्ता भूल न जाने किस राक्षस के तहखाने में बंद हो गया। बची बस स्याह रातें, काले दिन और तहखाने की अंतहीन तलाश में जी जी कर मरते हौसले। ना मंजिल का पता था, ना मार्ग का, पंडित जी को भी नहीं।
कैसे रह पाते हो तुम लोग ऐसे घर में? भोपाल से आई सुनीता बख्शी ने भाभी से पूछा था। घर में किसी भी नए व्यक्ति को देखकर निम्मी बौखला उठती। इस बार तो 5 लोगों का काफिला था। सुनीता बख्शी सपरिवार मायके जा रही थीं भाई की शादी में। सोचा रास्ते में 2-4 दिन रुककर बचपन की प्यारी सखी का हालचाल भी लेती चलें। कम उम्र में शादी हो जाने से गृहस्थी के बंधनों में सुनीता दी कुछ ऐसी फंसी थी कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। पिछले 5 साल से मायके जाने तक का जुगाड़ नहीं हो पाया। अब की छोटे भाई की शादी होनी थी, सो गोटी बिठानी ही पड़ी। पति भी कोई बहाना नहीं बना सके। आखिरकार ससुराल की आखिरी शादी थी। सुनीता दी ने मौका देखकर जिद पकड़ ली कि महीने भर से कम तो वे इस बार मायके में लगाने वाली नहीं। पति ठहरे खानदानी व्यापारी, एक एक मिनट को पैसे में आंकने वाले। सोचा बराबर ससुराल में बने रहने से अच्छा है इस बीच 4-6 जगहों का दौरा ही कर लें, कुछ पुराने अटके हुए काम ही निपट जाएंगे। ये पड़ाव उसी कड़ी की शुरुआत थी। पत्नी की पुरानी सखी का यहाँ होना सोने में सुहागा हो गया। एक पंथ दो काज। पति दफ्तरों में भाग दौड़ करते, पत्नी बचपन की सखी से गपशप करती। पहले दिन सब सामान्य रहा। निम्मी ने सबसे नमस्ते की, मुस्कुरा कर 2-4 बातें की। अगले दिन जाने कब क्या हुआ कि वही चीखना चिल्लाना रोना पीटना। यही गनीमत रही कि किसी मेहमान पर हाथ नहीं उठाया। नौकर पर जरूर झपटी थी पर वो छलांग लगाकर दूर भाग गया। कमरा बाहर से बंद कर दिया गया पर आवाज़ें थीं कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। ये तो यहाँ रोज़ का किस्सा है। भाभी लंबी सांस लेते हुए बोली, मैंने तो इनसे कह दिया है कहीं और नहीं रहोगे तो जल्दी अब मैं पागल हो जाऊंगी। पुअर यू। सुनीता दी का दिल सखी के लिए जार जार रो रहा था। मैं तो ऐसे माहौल में 2 मिनट भी ना रह सकूं, बड़ी हिम्मत है तेरी। क्या करूं, ये मानते ही नहीं। कहते हैं ऐसे अचानक कैसे चले जाएं। भगवान से प्रार्थना करो कंपटीशन में आ जाएं, तभी इस जंजाल से मुक्ति ही मिलेगी। तैयारी तो पूरी है, रात दिन किताबों से माथापच्ची करते हैं। बस मेरे मन में तो मेडिकल को लेकर एक खटका है। पर पापा कहते थे चश्मा तो आजकल बड़ी आम बात हो गई है। देखो। आम बात? चश्मा तो आजकल के बच्चों को पैदा होते ही चढ़ जाता है। इसका ख्याल करने लगे तब तो एक भी भर्ती हो चुकी। सुनीता दी ने सखी का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, या शायद अपने नमूनों की तरफदारी करते हुए। वो तो है ही, पर जब तक काम पक्का बन ना जाए मन में धुक धुक तो होती ही है। उसके बगैर तो ये यहाँ से जाएंगे नहीं। मुझे तो तेरी कसम रात रात भर नींद नहीं आती, पर क्या करूँ, ये तो मानने वाले नहीं। हर तरह से कह के देख लिया। भाभी की आंखें डबडबा आईं। सखी की दुर्गति सुनीता दी से देखी नहीं गई। जाने से पहले उन्होंने 3-4 केंद्रों के पते लिखवाए जहां मंद बुद्धि और असामान्य महिलाओं को रखा जाता था। खर्चा भी नाम मात्र का समझो, कहीं कहीं तो जेब खर्च तक भी वहीं से मिलता है। भाभी का रोम रोम कृतज्ञ हो उठा। ऐसा हो तब तो सारी समस्या ही सुलझ जाए। शुरू शुरू में बुरा जरूर लगेगा, पर और किया भी क्या जा सकता है। निम्मी के लिए भी शायद यही बेहतर हो। अपने जैसों में उठे बैठेगी तो शायद धीरे धीरे सामान्य ही होने लगे। साल 6 महीने में घर से कोई देखने चला जाएगा, ना हो तो उसके भैया ही चले जाया करेंगे। भाभी के चचेरे भाई उसी शहर में हैं, उन्हें लिख देंगी तो वे भी महीने 20 दिन में चक्कर मार देंगे। भैया ने भाभी के ही सुर में माँ को समझाया, कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, लगेगा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वापस ले आएंगे। ऐसा कोई दूर भी नहीं है, रात की ट्रेन पकड़ो तो सुबह 7 बजे स्टेशन आ जाता है। जैसा ठीक समझो। होठों में कहे हुए आगे के शब्द माँ की पूजा की घंटी की आवाज़ में डूब गए थे। माँ का अधिकांश समय आजकल पूजा पाठ में बीतता। पिछले जन्म में जाने कौन से पाप किए थे जिनका फल इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। पाप न किए होते तो भगवान इतनी सख्त सज़ा उन्हें बेबात थोड़ी दे सकते थे। पलक झपकते भली चंगी लड़की पागल हो जाए, आज तक किसी ने कहीं देखा सुना। अब मुक्ति दो प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। या तो दुख हर लो या अपने पास बुला लो। पर रात दिन की टेर को अनसुना करके भगवान जाने अभी कौन सी परीक्षा लेना चाहता है। जितना दुख किस्मत में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। बुलाने से मौत भी दूर ही भागती है। आप केवल अपना दुख ही सोचती हैं, उसका नहीं। एक दिन शिशिर पूछ बैठा, उसका किसका? माँ चौंकी। निम्मी का और किसका? उसकी तकलीफ़ के बारे में नहीं सोचती आप? उसे इस हालत में कितना बुरा लगता होगा। उस बेचारी को क्या अच्छा लगना क्या बुरा, यही समझ बची होती तो रोना क्या था। क्यों, वो कोई शाक भाजी है जो कुछ महसूस ही ना करे। वो गुस्से में भर गया। शाक भाजी हो जाती तो अच्छा था, इस रोज़ रोज़ की मौत से तो छुट्टी मिल जाती, उसे भी और हमें भी। लड़की की जात और ये उत्पात, मोहल्ले भर में तमाशा बन गए हम। लोगों को हमारे बारे में बात करने के अलावा कुछ काम ही नहीं हो जैसे। भगवान ही अपनी शरण में ले लेते इससे तो। ये क्या कह रही हैं आप? आपको मालूम है आप क्या कह रही हैं?
वो माँ का मुंह देखता रह गया। पता नहीं क्या कह रही हूँ बेटा। माँ सामने होते हुए भी बहुत दूर चली गई थी, पर इतना पता है कि इस तरह तिल तिल कर मरने से एक बार की समूची मौत में कम तकलीफ होगी, हमें भी और हमारी बच्ची को भी। जन्मदात्री द्वारा स्वयं अपनी संतान की मृत्यु की कामना में निहित दारुण पीड़ा एवं वेदना कोई झेल सकता है क्या? शिशिर का शरीर कांप कर रह गया। 4 महीने के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देते समय डॉक्टर काक ने कहा था कि अब यदि एक भी और बिजली का झटका दिया गया तो डिम्मी के पूरी तरह निष्क्रिय हो जाने की संभावना है, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। जब उठाया उठ गई, खिलाया खा लिया, अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं, कोई इच्छा अनिच्छा नहीं। माँ बाबूजी कुछ कहते इससे पहले डॉक्टर शर्मा ने बात को और खुलासा करते हुए बताया था। वैसे उसमें भी कोई ऐसी बुराई नहीं, बल्कि कुछ लोग तो जानबूझकर मरीज को वैसा करवा देते हैं। आप लोग कुछ दिन घर पर रख कर देख लीजिए, सुधार ना लगे तो फिर देखेंगे। देखते देखते सबका धैर्य जवाब देने लगा। कुछ दिन सब कुछ सहज संयत रहता, लगता इस बार दिन जरूर पलटे, इस बार जरूर पलटे। पर भगवान की देहरी पर सिर टेक कर लौटने से पहले तूफान आ चुका होता, पहले से अधिक उग्र, अधिक प्रचंड। लगता है कुछ और बिजली के झटके लगवाने ही पड़ेंगे। भैया की बात से बाबूजी भी सहमत होने लगे। नहीं, शिशिर सुनते ही चीखा था, शायद पहली बार। याद नहीं है डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा था? क्या कहा था? बाबूजी का स्वर एकदम सपाट था। यही ना कि हो सकता है महसूस करने की शक्ति खो बैठे, पर इस हालत में उसकी देख रेख कितनी मुश्किल है जानते हो? तुम्हारी माँ के बस का नहीं है अब ये ज़्यादा दिन। वो कहती है निम्मी ठीक नहीं हुई तो अब वो पागल हो जाएगी, फिर कौन करेगा निम्मी की देख रेख? बोलो। मैं करूँगा, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं करूँगा देख रेख। एक एक शब्द को चबाते हुए उसने कहा। क्या आज कोई नहीं था निम्मी को अपना कहकर झगड़ने वाला? कहाँ खो गए वे सुनहरे दिन, कहाँ गई वे झिलमिलाती रातें, जब सामने रखा खाना दिन भर के कहे सुने किस्से कहानियों से और भी चटपटा और भी सुगंधित होता। ये बात तो जरूर डाइनिंग टेबल पर ले जाई जाएगी। काफ़ी कारगर धमकी होती। देख लो फिर, हास्यास्पद आचरण करने वाला मिन्नत सी करता। बेकरारी से रात का इंतज़ार होता, आंखें तरेरी जाती, खुशामदी हाथ जुड़ते। फुदक रही बात पेट से बाहर निकाले बिना खाना भीतर कैसे जाए? और फिर कह कहे पर कह कहे, चमकीले खुशमिजाज सूरज को समूचा निकल जाने वाले ये कौन राहु केतु हैं? कहाँ हैं? क्या कुछ नहीं खा गए ये? सभी समीकरण तो गड़बड़ा गए हैं। अब माँ निम्मी को ददिहाल पर गया बताती हैं और बाबूजी डंके की चोट पर कह सकते हैं वो 100% नाना नानी पर गई है। महाकवि शिशिर कुमार की इकलौती बहन की इंद्रियां सुन्न नहीं की जाएंगी, सुन्न नहीं होंगी। बेखबर सोती हुई निम्मी का सिर उस रातों बड़ी देर तक सहलाता रहा था। आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? सुरभि ने सुनकर पूछा था। पता नहीं, शिशिर और क्या जवाब देता। तुम्हारा भी क्या पता कब तक यहाँ हो कब तक नहीं, सुरभि ने फिर कुरेदा। मुझे कहाँ जाना है? शिशिर सचमुच ही नहीं सोच पाया कि उसे भी अपना शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ सकता है। कहीं और जाकर वो करेगा भी क्या? अभी से क्या पता, कहीं भी जाना पड़ सकता है, नौकरी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। सुरभि उसी आत्मविश्वास से बोले जा रही थी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता। जाऊंगा भी तो निम्मी मेरे साथ जाएगी। विदेश गए तब भी? तुम भी क्या हवा में बातें करती हो? भैया और बाबूजी तो कहते हैं वो अपने लिए 2 रोटी का जुगाड़ कर ले वही बहुत है, पर इस जिद्दी लड़की को कौन समझाए? बादलों से बातें करती इसकी कल्पना को कौन समझाए? सुरभि चुप हो गई। वो कुछ गलत बोल गया क्या? हवा में बातें? 6 साल पहले का नौचंदी का मेला उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा। ज्वाइंट हील ऊपर से नीचे आता तो निम्मी उसे कसकर पकड़ लेती। हवाई जहाज में भी ऐसे ही होता है भैया? उतर कर उसने पूछा था। पर भैया क्या जाने, वो क्या कभी हवाई जहाज में बैठा था? लेकिन छोटी बहन से कैसे कह दिया जाए कि भैया को उसके सवाल का जवाब नहीं मालूम? सो भैया ने झूठ मूठ सीना फुलाते हुए कहा, नहीं रे, उसमें तो पता भी नहीं चलता कि हवा में उड़ रहे हैं। मुझे हवाई जहाज में बिठाओगे भैया? बहन मचल गई। भैया पशोपेश में? इतना बड़ा वादा कैसे कर दे? इतना तो उसे मालूम ही था कि हवाई जहाज में बैठने के ढेर सारे पैसे लगते हैं। बोलो ना भैया, बिठाओगे? बहन मचले जा रही थी। हाँ हाँ बिठाऊंगा, पर बड़ी हो जाएगी तब। अगले ही दिन निम्मी माँ की एक साड़ी किसी तरह लपेट लपाट कर उसके सामने आ खड़ी हुई। देखो भैया, मैं बड़ी हो गई, अब चलो बिठाओ हवाई जहाज में। अरे पगली, ऐसे बड़े नहीं, सचमुच की बड़ी, शरीर से नहीं दिमाग से, अकल से बड़ी हो जाएगी ना तब। बड़ी मुश्किल से उस दिन वो अपनी जान छुड़ा पाया था। निम्मी कब बड़ी होगी?
जाने कितने राहु केतुओं की शांति माँ ने करवाई। शनि का व्रत, काले तिल का दान, कोढ़ियों को भोजन, नीलम गोमेद की अंगूठियाँ, पर कोई नहीं पसीजा, किसी की दुआ नहीं लगी। निम्मी और असहज और असामान्य और उग्र होती गई। चंपा काकी एक एक तांत्रिक का पता लाती। काली सिद्ध कर ली हैगी, कहते हैं पूरे 4 साल मैया के चरणों में पड़ा रिया, ना घर की होश ना बीबी बच्चों की। आखिर देवी को प्रसन्न होना ही पड़ा। पूर्णमासी को रात भर मंदिर में नाचे हैगा। कहते हैं उस दिन तो जिनके सिर पर हाथ धर देवे हैगा वो भी हंसी खुशी घर लौट के आवे। लंगड़े लूले तक तो भले चंगे होके आए हैं। पर निम्मी तो लंगड़ी लूली नहीं थी, वो कैसे भली चंगी होकर आती। कार्तिक माह में 60 किलोमीटर आने जाने और रात भर खुले में बैठे रहने से तेज बुखार और बढ़ा हुआ चिड़चिड़ापन अवश्य वो साथ लेकर लौटी थी, जिसे जाने में पूरा 1 सप्ताह लग गया। शंकर दयाल एक ओझा बाबा को साथ ही लेकर आए थे। अब मुसीबतों का अंत हुआ समझिए। कैसे भी भूत प्रेत की छाया हो, इनकी सूरत देखते ही भाग जाएगी। समझिए आज आपके घर बाबा नहीं कोई जादूगर आया है। देखते ही उंगली उस अंग पर रख देंगे जहाँ दुष्टात्मा छिपी बैठी है। बस फिर देखिए कैसे चुटकी बजाते बच्ची ठीक होती है। लेकिन निम्मी को तो तेज बुखार में गर्म दवाइयों का असर माँ ने याद दिलाना चाहा। भूत प्रेत ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहते हैं। घर वाले तरह तरह के उपचार करते रह जाएं और ये ठाठ से अड्डा जमा कर बैठे रहें, पर आप चिंता न करें। भूत चुड़ैल जो भी होगी, आज उसका काल आ गया है। बाबा जी बड़ी देर तक अपने भूत विजय की कथा बाँचते रहे। आजमगढ़ में तो भूत एक नौजवान के सिर में जा घुसा। पढ़ने लिखने वाला लड़का था, भला चंगा। घर वाले परेशान, बैठे बिठाए जाने कौन सा रोग लग गया। इलाज कर कर के हार गए। मेरे कान में भनक पड़ी तो एक दिन मैं भी जा पहुंचा। लड़का सामने आया तो लगा बकने आए माए। बस मैं ताड़ गया। पहले तो जी मैंने मुलायमियत से कहा कि भले मानुस क्यों लड़के को तंग कर रखा है, निकल कर दूसरा डेरा देख कहीं। पर जब वो टस से मस्त नहीं हुआ तो मुझे भी आप जानो आ गया गुस्सा। पसर गया वहीं सामने, ले फिर आज तू नहीं या मैं नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे 3.5 घंटे वो जमकर लड़ाई हुई हमारी की पूछिए मत। आखिरकार नाक रगड़वा ही दी ससुरे की। कान पकड़ता हुआ भागा। मैंने कहा खबरदार जो आज के बाद कभी इस मोहल्ले का रुख भी किया तो। लड़का आंखें मलता उठ के बैठ गया। माँ बाप तो मेरे पैरों में ही लोटपोट हो गए। कहने लगे 3 साल से फिरकी से घूम रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर, पर मजाल है पैसे भर का भी कोई फ़ायदा हुआ हो कहीं। हर महीने सब जने आते हैं मिलने और उस लड़के को आप कह नहीं सकते कि इसे कभी कुछ हुआ होगा। बाबूजी दौरे पर गए हुए थे, भैया भाभी एक शादी में, घर में बस माँ और शिशिर। क्या करें, ना करते बन रहा था ना हाँ। शिक्षा और संस्कार सख्ती से याद दिलाते, सब बकवास है मना कर दो, विज्ञान के युग में ये सब। पर मन के कोने में छिपा चोर कहने लगता, क्या पता सही ही हो, क्या पता इस बार निम्मी ठीक ही हो जाए, एक बार कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। भूत प्रेत होते तो जरूर हैं, माँ ने कहा तो बात तय हो गई। ये भी सही। निम्मी को बरामदे में चटाई पर लिटा दिया गया। वो शायद अच्छे मूड में थी, एक ही बार कहने पर चुपचाप आकर लेट गई। बाबा जी सामने बैठकर अपनी किसी भाषा में कुछ बोलने लगे। लगभग आधे मीटर की एक सोटी उनके पास रखी थी। बीच बीच में उसे ज़मीन पर पटक कर चिल्लाते जाते, जाता है कि नहीं, मैंने बड़ों बड़ों को ठीक कर दिया, तू तो है क्या। तब तक माँ दहकते कोयलों से भरी अंगीठी ले आई। बाबा जी ने झोले से कुड़िया निकाली और चुटकी भर बुरादा जैसे कुछ आग में डाल दिया। अजीब सी गंध चारों तरफ फैल गई। निम्मी का मन थोड़ी देर बाद उकता गया। वो उठकर जाने लगी तो बाबा जी ने पकड़ लिया। भागता कहाँ है, आज तो तुझे जड़ से उखाड़ कर ही दम लूँगा। निम्मी का तो रोना शुरू हो गया, पर बाबा जी टस से मस होने वाले जीव नहीं थे। उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। निम्मी भागने लगी तो सोटी जोरों से ज़मीन पर पटक दी। एक लगाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसी धमकियों से निम्मी मानने वाली होती तो बात ही क्या थी। उसने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अड़ोस पड़ोस के लोग शोर सुनकर दौड़े आए। क्या हो गया। बाबा जी ने लाल लाल आंखें करके निम्मी को घूरा। उस पर तो कोई असर ही ना होना था, ना हुआ। चीखना भी पूर्वत रहा, हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश भी। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, कहते कहते बाबा जी एकाएक उठे और लगे निम्मी को अपनी सोटी से धुनने। जब तक आसपास खड़े लोग समझें कि क्या हो रहा है, सारा माहौल निम्मी के दर्दनाक चीखों से भर उठा। अजीब सा दृश्य था। अंगीठी से उठता अजीब सा गंध भरा धुआं, जोर जोर से अंट संट बोलते हुए निम्मी पर प्रहार करने के लिए उछलते कूदते बाबा जी। बचकर भागने की कोशिश में चिल्ला चिल्ला कर रोती निम्मी। सकते किसी हालत में खड़े कई दर्शक। छोड़ दीजिए उसे। शिशिर भाग कर निम्मी के सामने जा खड़ा हुआ।
तुम हमारे बीच मत आओ बच्चा, हट जाओ सामने से। आज इसका काल आया है, बोल जाता है या लगाऊं? बाबा जी का उठा हुआ हाथ शिशिर ने बीच में ही पकड़ लिया तो वे जैसे चौंक कर जगे। निम्मी को औरतें भीतर ले गईं। बाबा जी बड़ी देर तक बकते झकते रहे कि ऐन उस वक्त पर जब भूत निकलकर भागने वाला था, शिशिर ने टांग अड़ाकर सब चौपट कर दिया। ये आजकल के छोकरे। निम्मी के शरीर पर उभरे नीलों को माँ ने पता नहीं रुई के गर्म फाहों से अधिक सेका था या आंखों से गिरते गरम गरम आंसुओं से। यूँ मंत्र तंत्र में घर में किसी को भी विश्वास नहीं था, माँ को भी नहीं, पर निराशा के भंवर में डूबते उतराते हर तिनके को सहारा समझने की विवश मानसिकता हो गई थी। क्या पता किसके हाथ में यश हो। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने आधे घंटे तक उंगलियों पर जोड़ तोड़ करके गारंटी के साथ कहा था कि शनि की 7.5 में कभी कभी ऐसा हो जाता है। शुक्र है भगवान का कि अंतिम ढैया में ये मुसीबत आई। आप धीरज रखिए, जैसे अचानक बीमारी आई थी वैसे दबे पांव एक दिन चली भी जाएगी। बच्ची यूँ आंख मलती उठ बैठेगी जैसे कोई स्वप्न देखा हो। हर किसी की भविष्यवाणी को झुटलाती निम्मी की हठीली बीमारी टस से मस नहीं हो रही थी। ढैया कभी की चली गई, पर जिसके जाने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था वो चैन से टांग पसारे वहीं पड़ी थी। किसी ने संतोषी माता की महिमा बताई। माँ गुड़ चना खाकर हर शुक्रवार को काटने लगी। हालत ये हो गई कि माँ के सप्ताह में 3-3 उपवास हो जाते। पूर्व जन्म के पाप थे कि कटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार मंदिर से लौटते समय चक्कर खाकर गिर पड़ी। वो तो गनीमत हुई कि पड़ोस की नीता ने देख लिया और शिशिर को घर से बुलाकर ले गई। अब से आप कोई व्रत उपवास नहीं करेंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा था। लेकिन फिर निम्मी? लेकिन कुछ नहीं, कहीं आपको ही कुछ हो गया तो? उसका गला भर्रा आया। इस एक बात पर भैया और बाबूजी भी उससे पूरी तरह सहमत थे। माँ को मानना ही पड़ा। गंगा ताई को भी उन दिनों गांव जाकर वो ले आया था। गंगा ताई अर्थात बाबूजी की मासी के ज्येष्ठ पुत्र की वधू। कुलवंत ताऊ का भरी जवानी में ही एक दिन घाट पर पैर फिसल जाने से निधन क्या हुआ कि गंगा ताई का तो जीते जी मरण हो गया। सास ससुर ने काला मुंह करके सड़क पर नहीं खड़ा कर दिया। इस असीम दया को रात दिन याद कर करके वे घर भर की चाकरी बजाती और हर छोटे बड़े की झिड़की और फटकार को प्रसाद स्वरूप माथे से लगाती रहीं। वरना उन दिनों का तो यही चलन था। ऐसे खोटे नसीबों वाली की तो परछाई भी बुरी। सास ससुर की आंखें मुंदी तो देवरों को उनकी मुफ्त की रोटियां अखड़ने लगीं। धीरे धीरे आलम यह बना कि जहां कहीं भी किसी भी तरह की तीमारदारी की आवश्यकता होती वहीं गंगा ताई को भेज दिया जाता। कहीं ब्याह है तो गंगा ताई अनाज मसाले तैयार करने जा रही हैं। किसी का जापा है तो गंगा माई गोंद बनाने को भेजी गई हैं। कोई बीमार है तो गंगा माई घर में छोटे बड़ों को संभाल रही हैं। गंगा ताई ने आकर घर से ज़्यादा माँ को संभाला। निम्मी ने शुरू में तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया, पर धीरे धीरे वो उनसे सिर में तेल लगवा लेती, चोटी भी कभी कभी बनवा लेती। और फिर तो हाल ये हुआ कि वो सामने ना रहें तो निम्मी खाने की थाली उठाकर फेंक दे। माँ को भी 2 बोल का सहारा हो गया। पहले कभी दुखी होती थी तो हारमोनियम ही लेकर बैठ जाती, 2-4 भजन गा लेती तो मन सुस्थिर हो जाता। एक दिन निम्मी को जाने क्या हुआ कि ब्लेड लेकर उसकी धौंकनी काट डाली। बाजा तो बेकार हुआ सो हुआ, पर कई दिन तक सबके मन में यही सोच कर हौल उठती रही कि ब्लेड से तो वो और भी कुछ बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, स्वयं को भी। शिशिर ने कई बार कहा कि उसके एक दोस्त के पिता की संगीत वाद्य उपकरणों की दुकान है, वो आसानी से ठीक करा कर ला देगा, पर माँ ने मना कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया होगा? शायद अब उसे मेरा गाना अच्छा नहीं लगता। बाजे के बक्से को स्टोर में रखवाते हुए माँ ने कहा। निम्मी को अब क्या अच्छा लगता है क्या नहीं कौन जान सकता था। क्या? बाबूजी सुनते ही चीख पड़े। एक बार कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? इंतज़ाम ठीक नहीं होगा तो ले आएंगे, कोई वे ज़बरदस्ती तो पकड़ कर रख नहीं लेंगे। भैया क्षण भर को सहम कर फिर सामान्य हो गए। पकड़ कर तो नहीं रखेंगे, पर उसे इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम उसे वापस लाना चाहो। इधर बाबूजी के चेहरे की हड्डियाँ और भी उभर आई हैं। क्या मतलब? रोज़ घंटों घंटों अखबार तुम चाटते हो और मतलब मुझसे पूछते हो। इन सब जगहों पर असल में क्या होता है तुम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। बाबूजी इतना नाराज़ बहुत दिनों बाद हुए थे। मैं आपकी बात समझा नहीं बाबूजी। सुनीता तो ऐसी कई लड़कियों को जानती है जो इस तरह के सेवाश्रमों में रह रही हैं। आप दौरे पर गए हुए थे, नहीं तो वो स्वयं आपको बताती। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। रोज़ ही तो किसी न किसी आश्रम पर पुलिस के छापे की खबर छपती है। कभी मैट्रन पकड़ी जाती है, कभी मैनेजर, तो कभी चौकीदार। तुम सोच भी कैसे सके निम्मी को वहाँ भेजने की बात?
रोष के मारे बाबूजी से बोला ही नहीं जा रहा था। शिशिर अपने आप को और अधिक नहीं रोक पाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और बाबूजी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। बाबूजी ने सिर ऊपर उठाकर देखा, देखते ही रहे। उन थकी उदास आंखों में तरल सा जाने क्या था जो उसे भीतर तक मथ गया। बिना कुछ कहे बाबूजी ने कंधों पर रखा उसका हाथ थपथपा दिया। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भाभी को आखिर साफ साफ कहना ही पड़ा, हमारे जीते जी तो अब ऐसे ही चलेगा बहू। जन्म दिया है, गला कैसे घोंट दें? बोया है सो काटेंगे ही, जैसे भी होगा, जितना भी होगा करेंगे। जवाब माँ ने दिया। ठीक है, आप करेंगी तो आप कर लेंगी, पर उसके बाद? भाभी ने एक झटके से कही डाला। उसके बाद? उसके बाद घर भर में भटक आया, पर जवाब किसी के पास नहीं था। निम्मी के प्रति सबके मन में ममत्व भी था, करुणा भी, कर्तव्य बोध भी, पर उन सब में फंसने में व्यवहारिक अड़चनें थीं, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक। उस कोमल से स्नेह रज्जु को तोड़ फेंकना आसान लगता था, पर उससे उपजा अपराध बोध। कुछ होता है ना जो इंसान को आधी रात में गहरी नींद में सोते सोते से जगा कर बैठा देता है। कुछ खामोश आवाज़ें जो लगातार कानों पर दस्तक दिया करती हैं, कुछ कमज़ोर बाहें जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी इतना कसकर जकड़ती हैं कि दम घुटने लगे। भाभी को पता नहीं इधर क्या हो गया है। पहले तो इस तरह बिना सोचे समझे नहीं बोलती थी। सुरभि से उस शाम मिला तो शिशिर बहुत परेशान था। ऐसा भी क्या कह दिया? ठीक ही तो कहा है, सुरभि ने बिना उत्तेजित हुए कहा। ये सब ठीक कहा उन्होंने? ऐसा उन्हें कहना चाहिए था? वह हैरानी से उसका मुंह देखता रह गया। ऐसा उन्हें कहना चाहिए था या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर देर सबेर ये बात तो उठनी ही थी। वे ना उठाती तो कोई और उठाता। सुरभि का स्वर वैसे ही सपाट था। क्या? उसने कॉफ़ी का प्याला बिना पिए ही वापस रख दिया। सब तुम्हारी तरह आदर्शवाद की रौ में तो नहीं बहते ना, और सच पूछो तो महज आदर्शों पर जीवन चलता भी नहीं और चल भी नहीं सकता, कम से कम आज का जीवन। खैर छोड़ो, कुछ और बात करो। भाभी की बात भैया करेंगे, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? इधर नया लिखा कुछ? बात को मोड़ देना सुरभि खूब जानती है, यही तो उसकी खासियत है। अपनी बात कह भी देगी और दूसरे को बुरा भी नहीं लगेगा। डॉक्टर प्रवीण ने कविताओं का एक संकलन निकालने की योजना बनाई थी। 5 युवा कवियों की 10-10 प्रतिनिधि रचनाएं। उन 5 में एक नाम उसका था। पुस्तक छपी तो मित्रों ने बधाई दी, मिठाई मांगी, कुछ एक को ईर्ष्या भी हुई। क्या बढ़िया ब्रेक मिला है, आगे क्या करने का इरादा है? वो बिना कुछ बताए टाल मटोल करके चला आया। रास्ते में 10 चॉकलेट खरीदी। फी कविता एक तय हुई थी ना, पर आज निम्मी खराब मूड में थी। चॉकलेट उठाकर ज़मीन पर दे मारी। मुझे नहीं खानी, मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं, ज़मीन पर नहीं, उसकी उमंगों पर। वो निम्मी की सूजी सूजी आंखों में 12-13 बरस की गुड़िया को ढूंढ रहा था, जो अपनी सहेलियों को पत्रिका में छपी अपने भैया की तस्वीर दिखाया करती थी। कहाँ गई वो गुड़िया जो संपादक के पास से वापस आई कविता को देखकर कहती, भैया अपन बड़े होकर एक प्रेस खोलेंगे, उसमें सिर्फ तुम्हारी कविताएं छपा करेंगी, और कोई कुछ भेजेगा तो इसी तरह धन्यवाद सहित लौटा दिया जाएगा। अच्छा भैया बोलो तो उस प्रेस का नाम क्या रखेंगे? पगली, वो हंस देता। ये भी कोई नाम हुआ, बताओ ना। वो उसके गले में बाहें डालकर मचल उठती। बताओ ना भैया। उसका नाम रखेंगे, वो सोचने लगता। क्या नाम रखेंगे उसका भला? मैं बताऊं? हाँ बताओ। उसका नाम रखेंगे निशी प्रकाशन। निम्मी का नी और शिशिर का शी। तुम लिखना, मैं प्रेस चलाऊंगी। तेरे दूल्हे ने मना कर दिया तो? हिश, मैं शादी वादी नहीं करूंगी, देखो मैं कह देती हूँ। हाँ। अरे पगली, तेरे लिए तो मैं परी देश का राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा। देख लो फिर, कुट्टी हो जाएगी हाँ नहीं तो। दोनों ही तो अपनी बात नहीं रख सके। कौन जाने राक्षस परी देश के राजकुमार को भी निकल गया और निशी प्रेस को भी। बची बस यादें। निम्मी के पास शायद वे भी नहीं हैं। भाभी के आने के बाद शिशिर का पहला जन्मदिन था। भाभी बड़े शौक से उसके लिए कमीज खरीद कर लाई थी। उसने लाख मना किया कि उसे अभी ज़रूरत नहीं है, जब होगी वो स्वयं मांग कर ले लेगा, पर भाभी नहीं मानी। देवर का तो हक बनता है उपहार लेने का। निम्मी खुश भी हुई, उदास भी। कमीज बहुत बढ़िया थी, रंग भी भैया पर खिलेगा, पर वो क्या उपहार दे? उसके पास तो कुछ खरीद कर लाने के लिए पैसे ही नहीं थे। रक्षाबंधन, भैया दूज पर जो कुछ भाई लोग देते, माँ अगले ही दिन किसी ना किसी खर्च के लिए ले लेती। शिशु को पता चला तो खूब हंसा। भाभी से हिरस करती है पगली, जैसे हर साल कार्ड बनाकर देती है, अब की बार भी देना। तेरी सुंदर ड्राइंग का मुकाबला है भला। जलन कंकड़ी कहीं की। निम्मी मुस्कुरा दी, बोली कुछ नहीं।
ऐन जन्मदिन पर सब जब लोग खाना वाना खाकर आराम करने चले गए तब निम्मी दबे पाँव उसके कमरे में आई थी, हाथ कमर पर पीछे बांधे हुए। बताओ तो मैं क्या लाई हूँ अपने भैया के लिए। क्या? उसे डर था पगली ने कहीं माँ से पैसों के लिए जिद न की हो। बूझो तो जाने, 3 मौके देती हूँ, बताओ। 1। नहीं भाई, मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मैं हार मान लेता हूँ। ला दिखा जल्दी। वो सोच सोच कर घबरा रहा था कि पता नहीं पागल लड़की ने कितने पैसे फूंक दिए हों। अच्छा आंख बंद करो, बिल्कुल असली में, कोई बेईमानी नहीं। उसने कसकर आंखें मूंद लीं। अब खोलो। सामने जो कुछ था उसे देखकर तो उसके लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया। उसकी सब सफ़ेद वापस कविताओं को सफ़ेद कागज़ों पर लाल नीले हरे पीले तरह तरह के रंगों में खूब साफ साफ लिखकर एक पुस्तक का आकार दिया गया था। गहरे नीले मुख पृष्ठ पर बड़े बड़े सफ़ेद शब्दों में लिखा था, चांद भी अकेला है। यह उसी कविता का शीर्षक था जिसे बाबूजी ने क्रोध में आकर फाड़कर सड़क पर फेंक दिया था। नीचे निशी प्रकाशन का नाम था। अच्छा लगा? पसंद आया? अच्छा भैया, किसी को दिखाओगे तो नहीं ना? प्लीज़, नहीं तो बेकार में सब मजाक बनाएंगे मेरा। क्या करती? और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने सोचा। निम्मी कैफियत दिए जा रही थी और आंसू रोकने की कोशिश में वो पन्ने पर पन्ने पलट रहा था। एक एक कविता कई कई रंगों में कई कई तरह से लिखी हुई, खूबसूरत कंगूरों के साथ। बहन के सिर पर हाथ फेरने के बहाने उसने उठकर अपनी छलछला आई आंखों को पोंछ लिया। कहाँ से ये इतना सब सोच लेती है? कहाँ से इसमें इतना धैर्य आ जाता है? निम्मी के उस उपहार ने माथे पर लगे माँ के टीके तक को उस दिन फीका कर दिया था। गर्दिश के क्षणों में जब जब मन भटका, ये रंग बिरंगे शब्द उसके चारों तरफ कवच बनकर खड़े हो गए। ऐसी अमूल्य निधि रखने वाला अंगिंचन कैसे हो सकता है? स्नेह कष्ट अपराध के त्रिकोण से निकल पाना घर में किसी भी सदस्य के लिए संभव नहीं रहा। ताऊ जी के पास रह रहे निशीत के लिए भी नहीं। मौके बेमौके उससे भी पास पड़ोस की औरतें पूछा करती, तो तुम्हारी बहन चाहे जब चिल्लाने लगती है, माँ बाप पर भी चीखती चिल्लाती है। एक मौन पसरा रहा। चाहे जिस किसी को भी मार बैठती है। तुम्हें भी मारा है कभी? उसे पता होता है क्या कर रही है, जोर से मारती है। निशीत मौन रहता। तुम्हें अपने घर किसी बाहर वाले को बुलाना नहीं चाहिए, लोग खुद ही नहीं आते होंगे। वैसे तो घर जाते हुए डर तो नहीं लगता? मन करता है अच्छा हुआ तुम्हारी ताई तुम्हें यहाँ ले आई। निशीत मौन ही रहता। अच्छा, तुम्हारे ददिहाल ननिहाल में और सब तो ठीक है ना? मतलब सुनो, कहीं कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं था? बस यूं ही बैठे बिठाए पगला गई? बुखार बहुत तेज था? निशीत फिर चुप ही रहता। निशीत बच्चा नहीं था, पर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब चुप रहकर ही दिया जा सकता है। छुट्टियों में घर आता तो शिशिर के कंधे पर सिर रखकर फूट पड़ता, उमड़ती आंखों को कसकर बंद करके उसे चुप कराता। समय सचमुच पलटा खाता सा लगा था। एक साथ 3 शुभ समाचार। भैया ने लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर लिया। उसके लिए बल्गारिया से हाल ही में खुले विभाग में 2 साल के लिए रिसर्च कम टीचिंग के लिए नियुक्ति पत्र आया। और विश्व के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर वुडबर्ड ने अपनी 2 सप्ताह की भारत यात्रा के दौरान निम्मी को देखना स्वीकार कर लिया। बेताबी से उस घड़ी की प्रतीक्षा होने लगी। माँ बाबूजी दिखाकर लौटे तो सबकी निगाहों ने उन्हें घेर लिया। क्या कहा? कुछ नहीं। माँ आंख बंद करके लेट गईं। कुछ नहीं? कुछ तो कहा ही होगा। कहा तो बहुत कुछ कहते ही रहे। बाबूजी भी बेहद थके थके लग रहे थे। मसलन मसलन कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। दवाइयों से कुछ होने हवाने वाला नहीं है और दिमाग में गर्मी ही चढ़ेगी। अगर कुछ हो सकता है तो जगह बदल से ही हो सकता है। जगह बदल? कहा है दूर किसी नई जगह में ले जाइए, जहाँ ना इसे कोई जानता हो ना ये किसी को। कहीं समुद्र किनारे या पहाड़ी जगह पर। वहाँ धीरे धीरे सुधार हो जाए, शायद 1-2 साल में, शायद। किसी नई जगह? कहाँ? कहीं भी तुम्हारी माँ कहती है इंतज़ाम कर दीजिए, ये निम्मी को लेकर रहेंगी। लेकिन ऐसे कैसे, अकेली माँ? अरे इन दोनों की देख रेख के लिए हम रहेंगे। बाबूजी बात बीच में काट कर बोले। नौकरी चाकरी छोड़ के भगवत भजन करेंगे और धुनी रमाएंगे। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी के अवकाश प्राप्त करने में ही अभी 7 साल बाकी हैं, एक्सटेंशन अलग। तो और क्या होगा? और क्या हो सकता है? बाबूजी इधर उंगलियां बहुत चटकाने लगे हैं। इस एक सवाल पर आकर फिर सब कुछ ठहर गया। हो सकता है, असंभव नहीं है। 50-50 चांसेस हैं। हालत सुधर भी सकती है, बिगड़ भी। बट
इट्स सच ए स्लो प्रोसेस। उमेश दा ने पूरी बात सुनकर कहा, अमेरिका में 3 साल तक असामान्य एवं मंदबुद्धि व्यक्तियों के पुनर्वास की संभावनाओं का अध्ययन करके वे पिछले महीने स्वदेश लौटे थे। पर वहाँ और यहाँ में इतना अंतर है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, नैतिक तौर पर, कि वहाँ की किसी भी योजना को यहाँ अपना पाना किसी छोटे मोटे युद्ध जीतने से मुश्किल नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, आगे देखो। विजयी विश्व तिरंगे प्यारे की सेवा करने का उमेश दा का निर्णय डगमगाता सा लग रहा था। शिशिर का मन भी डगमगा रहा था। गहन अंधकार में प्रकाश की क्षीण सी लौ, अकेली और शायद अंतिम, टिमटिमाती सी, पर पकड़ने वाले का हाथ जलाने में सक्षम। उमेश दा भी कहते हैं, किसी खुले इलाके में ले जाओ, शहरी भीड़ भड़ाके से दूर। पर कौन ले जाए, कैसे ले जाए? भैया भाभी के जाने का सवाल नहीं, माँ बाबूजी के जाने का सवाल नहीं। निशीद का मेडिकल में पहला वर्ष है, बचा वो, पर कैसे जा सकता है? उसकी बल्गारिया यात्रा, रिसर्च, सुरभि की जिह्वा पर उस शाम साक्षात सरस्वती आ विराजी थी क्या? वो तो आवेदन भी नहीं भेज रहा था, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये लोग अपनी जान पहचान वालों को ही भेजेंगे। डॉक्टर प्रवीण भी लेकिन जिद ही पकड़ गए, तुम्हारा नुकसान भी क्या है, नहीं होगा तो नहीं सही। सुरभि भी तो कमाल की लड़की है, दौड़ धूप करके मंत्रालय में जान पहचान का सूत्र खोज ही लिया, ऐसी टिप्पस भिड़ाई है कि तुम देखते ही रह जाओगे। वो सचमुच देखता ही रह गया। सोचो किसी दिन निम्मी ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक, और उसे पता चले उसका प्यारा भैया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो कितनी खुश हो। सोचो एक दिन निम्मी हवाई जहाज में बैठकर उसके पास आए तो। निम्मी ठीक हो जाएगी, निम्मी ठीक हो सकती है, क्या पता कहीं और जाने से ठीक हो ही जाए। देर सबेर कभी कहते हैं, उसके घर अंधेर नहीं है, तो फिर क्या पता, क्या पता। माँ बाबूजी भैया भाभी सभी को तो राहत मिलेगी अगर निम्मी ठीक होने लगे, अगर उसके ठीक होने की उम्मीद ही बंध जाए। माँ की रो रो कर खराब हुई आँखों की कम होती बिनाई, बाबूजी की दोहरी हुई कमर, लोगों से नज़रें चुराती निशीद की बेबस चुप्पी, भैया भाभी का अपराध बोध जन्य आक्रामक रुख, सभी कुछ तो ठीक होने लगे अगर अब तो लगता है इसे किसी आश्रम में भेजना ही पड़ेगा, शायद वहाँ ठीक हो ही जाए। आगे इसकी किस्मत। निम्मी को कुछ अधिक ही उग्र होते देखकर बाबूजी पिछले सप्ताह बोले थे। शिशिर देखता ही रह गया। सुनीता दी के बताए आश्रमों का जिक्र भर छेड़ देने पर भैया पर भड़क उठने वाले बाबूजी जाने कहाँ खो गए थे। बिटिया के ब्याह में अपने सभी अरमानों को पूरा करने का हौसला रखने वाली माँ तो बहुत पहले ही खो चुकी थी। चटकते संबंधों को सह पाने का हौसला शिशिर में भी नहीं था। आवेदन पत्र लिखते समय उसने अपने मन में एक नितांत अनजानी सी उथल पुथल महसूस की थी। कहीं कुछ था जो उसे रह रहकर रोकता था। आवेदन पत्र पूरा करके वो रात भर अव्यवस्थित रहा। अपने निश्चय के बावजूद संशय बार बार उससे पूछ बैठता था, इतना बड़ा बोझ कैसे उठाओगे? एक बार फिर सोच लो। राह ऐसी है कि चल पड़े तो लौटना तो असंभव ही होगा। स्वयं अपने से तर्क वितर्क का ये क्रम मिसिर काका के हाथ में आवेदन पत्र थमाने तक ही नहीं, उसके बाद भी चला था। ये बल्गारिया का असाइनमेंट, उमेश दा कहते हैं, शुरू में 2 साल कहा जाता है पर बाद में बढ़ाते जाते हैं। और सुरभि, शिशिर की सुरभि, सुरभि का शिशिर, संध्या को साक्षी मानकर दिए गए वे वादे, गोमती के किनारे बैठकर देखे गए वे दिवा स्वप्न, कल्लोल करते पक्षियों के साथ भरी गई वे उड़ानें, 2 जोड़ी युवा आंखों में दिप दिप झिलमिलाते प्रणयदीप। क्या सुरभि मान जाएगी? सुरभि मान भी जाए तो क्या वो उसे मान जाने देगा? प्यार देने का नाम है या लेने का? वो सुरभि की आकांक्षाएं होम नहीं कर सकता, होम नहीं होने देगा। नहीं, ग्राम सेवा, समाज सेवा जैसे बड़े नाम से वो स्वयं को न भरमाना चाहता है न छलना। उसका तो एकमात्र उद्देश्य है महाकवि शिशिर कुमार की इकलौती बहन को किसी तरह लाखों करोड़ों व्यक्तियों की तरह सामान्य डगर पर ले जाना, बस। काम आसान है क्या? संभव भी है, यही क्या पता। लेकिन उम्मीद पर ही तो इंसान जीता है, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। भगवान ने इंसान के शरीर में, पेट और मन में उम्मीद न डाली होती तो क्या ये दुनिया एक दिन भी चल सकती थी? घर बार का माया मोह त्याग कर मरने जीने की परवाह किए बिना दीवानों का काफिला अगर एक दिन आंधी तूफान से टकराने का हौसला रखकर नई मंजिल खोजने ना निकला होता तो आज हम कहीं होते, अमेरिका कहीं। शिशिर को कम से कम मंजिल तो पता है। नहीं, यहीं आकर तो मामला गड्ढमड्ढ हो रहा है। क्या है उसकी मंजिल? बहन के लगभग असाध्य रोग के निदान का एक और प्रयास,
अथवा अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाओं का पोषण? फटी चिंदियाँ सड़क पर बीन कर कागज पर चिपकाने वाली 13 बरस की एक बहन की क्या महत्वाकांक्षा रही होगी? जिंदगी हर हाल में जी लेती है, और ये छोटा सा नाजुक सा दिखाई पड़ने वाला दिल कभी तो जरा सा बोल कर बिलक पड़ेगा और कभी बड़ी से बड़ी मुसीबत में पत्थर का बुत बना खड़ा रहेगा। पर क्या मात्र इसीलिए निम्मी को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाए कि ऐसा करने के कई बहाने और कई अकाट्य तर्क सोच लेना कठिन नहीं होगा? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए निष्काम कर्म का प्रतीक है अथवा परिस्थितियों से पराजय का। मुरझाते फूल को मात्र इसलिए उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाए कि सुगंध भी उसका साथ छोड़ गई है। सावन यदि उपवन पर अपना प्यार न बरसाए तो क्या माली भी उसे सींचना छोड़ दे? पक्षी यदि आकाश के उड़ने के सामर्थ्य खो बैठे तो क्या आकाश भी उसके ऊपर से अपना साया हटा ले? सूरज अपनी सारी किरणें समेट कर पृथ्वी से मुंह फेर ले तो क्या मनुष्य अपने घर में छोटा सा दीपक भी न जलाए? प्रश्नों के इस दलदल में जितना ही वो हाथ पांव मारता उतना ही गहरे धंसता जाता। तर्क वितर्क की भूल भुलैया से आखिर कवि मन ने बाहर निकाला। 2 सूखे पपड़ाए होठों को थिरकती मुस्कान देने का प्रयास स्वयं में एक कविता नहीं है क्या? कविता से जीने का अवसर आसानी से मिल पाता है भला? कितनों को? गंगा ताई से पूछा तो उन्होंने सुनते ही हामी भर दी। हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, राम नाम जैसा यहाँ लिया वैसा कहीं और। एकदम नई जगह, सब नाते रिश्तेदारों से दूर। शिशिर ने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब तो परमात्मा से नाता जोड़ने की बारी है बेटा, और फिर तुम तो साथ रहोगे ही, चिंता किस बात की? कौन जाने बिटिया ठीक ही हो जाए अल्मोड़ा जाकर। तुम अपना मन पक्का करो, हमारी फिक्र छोड़ो। हरे राम हरे राम। क्यों पागल हुआ है रे? आधी उम्र माँ के साथ बर्तन मंजवाता रहा, अब आधी उम्र बहन की तीमारदारी में बिताना चाहता है। कुछ अपना भी तो सोच बेटा। माँ का स्वर दर्द से भीग कर भारी हो उठा। अच्छी तरह सोच समझकर ही कदम उठाना, यूँ तो काम आसान नहीं है, बाद में पछताना न पड़े। बाबूजी कहते कहते रुके, फिर अचानक मुड़कर बोले, यूँ तो देखा जाए तो तुम वो काम करने जा रहे हो जो हमें करना चाहिए था। बाबूजी की आवाज़ के कंपन ने बरसों से चली आई उसके और अपने बीच की दूरी लांघते हुए उसकी पीठ जैसे थपथपाई हो। मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं इतने लोगों का एहसान क्यों लेती? सुरभि का स्वर यथासंभव संयत था, पर मुट्ठियां भिजी हुई थीं। छोटे से शहर में मास्टरी करने की ठान तो रहे हो, पर जानते हो इन हालात में पापा हमारे संबंध के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ऐसा ना करो शिशिर, कम से कम मेरे लिए ऐसा ना करो। डोंट बी ए सेंटिमेंटल फूल। भैया बड़ी देर तक उसे घूरते रहे, फिर उसके पास आकर बैठ गए। मेरी मानो तो चुपचाप बल्गारिया जाओ, वहाँ से पैसे भेज दिया करना। क्यों बेकार कहते हैं, आपके कहे रुक थोड़े ही जाएंगे। क्या पता यही सोचकर अल्मोड़ा जाने की ठानी हो कि आज तक भैया की तारीफ होती थी, अब इनकी हुआ करेगी। भाभी का स्वर भी उसके कान में आ पड़ा था, अनचाहे ही। भैया भाभी को कैसे समझाता कि ज़रूरत शायद पैसे की उतनी नहीं जितनी साथ की थी। भैया को पहले कभी भी कुछ भी तो नहीं समझा पाया था, और अब तो उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया था। अपने अपने टापुओं से निकल पाना उन दोनों के लिए ही शायद संभव नहीं था। मंजिल नहीं, चिराग नहीं, क्या इसलिए अंधेरों से समझौता कर लिया जाए? अंधेरे भी तो ऐसे वैसे नहीं, खौफनाक अंधेरे, जिनमें कभी रात चढ़ते तो कभी रात ढलते। लाल पीली हरी नीली पंक्तियाँ रंग बिरंगे जुगनू बन दराज में बंद कागजों के एक पुलिंदे से चुपचाप बाहर निकल आती हैं, और उन्हें समेटने की नाकामयाब कोशिश में हताश सा वो करवटें बदलता रह जाता है। पीले पड़ गए कागज़, जिन पर समय ने ही नहीं आंसुओं ने भी बहुत कुछ लिखा है, तो बहुत कुछ मिटाया भी। उगते सूरज और डूबती सांझ का हर रंग सुनहरा ही होगा, कौन जानता है, पर झुलसती दोपहरी की तपन और सपने चुराती रातों की छटपटाहट से तो राहत मिलेगी ही। रास्ता कठिन होगा, शायद बहुत बीहड़, या कौन जाने अंतहीन। पता नहीं कोई उसकी पीड़ा को समझ भी पाएगा या नहीं। पता नहीं कभी सांत्वना के 2 शब्द भी मिलेंगे या मात्र व्यंग वेद। एकाकी अनंत अनगढ़ डगर और पाथेय के नाम पर उम्मीद का नन्हा सा दिया, ये भी तो जिंदगी का एक रूप है। जो भी हो, उसने तो निर्णय ले ही लिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी चांद भी अकेला है। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल मिलेंगे
फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।